हेलो एवरीवन, आज हम धूमिल की कविता अकाल दर्शन पे बात करेंगे। ये कविता एक ऐसी कविता है जो अकाल का दौर था, जो औपनिवेशिक काल से शुरू हुआ, वो आज़ादी के बाद भी क्यों नहीं खत्म हुआ, उस पर बात करती है। उस व्यक्ति से सवाल है इस कविता के माध्यम से जो अकाल के लिए जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कविता कहती है कि भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। यानी कि इस कविता में जो है पूरी कविता प्रश्नोत्तरी शैली में है और ये कविता नाटकीयता के साथ चलती है। जनता अकाल के विरोध के बजाय अकाल के पक्ष में खड़ी है, उस पर भी ये कविता हमारा ध्यान खींचती है। ये कविता बताती है, प्रतीक रूप में कवि कहता है कि प्रकृति की मार जब पड़ती है तब अकाल आता है, और प्राकृतिक अकाल से ज्यादा खतरनाक अकाल वो होता है जो जनता द्वारा जनता के लिए पैदा किया जाता है। कविता में कथात्मकता का पुट है, और ये जो कविता है जनता के अकाल के विरुद्ध जो अकाल के पक्ष में खड़ी है, ये विडंबना भारतीय चेतना को कुंद किए हुए है, उस पर भी हमारा ध्यान केंद्रित करती है। उस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कवि के माध्यम से, है ना। कवि जो है इन पंक्तियों के माध्यम से ऐसे प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों है। आगे क्या कहती है कविता कि उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। यानी चालाक व्यक्ति अकाल की जिम्मेदारी शोषण पर पूछे गए सवाल के जवाब नहीं देता, वो नहीं देना चाहता, वो इसको इग्नोर कर देता है। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। आगे कहते हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं, इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें वसंत पुण्य में मदद देते हैं। यानी इस कविता में ये भी बताया गया कि किस प्रकार व्यक्ति जब बेरोजगार होता है, घर में बैठा रहता है और अशिक्षित होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से उसका परिणाम जो होता है लोगों के, कहीं जब व्यक्ति जागरूक होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसके पास रोजगार होता है, तो ये बच्चों की इतनी संख्या नहीं बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं उस पर भी ये ध्यान केंद्रित करता है कि जो ये बच्चे इतने ज्यादा, मतलब एक घर में 6-6 7-7 बच्चे हैं, और किसी के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, किसी के पास ठीक ढंग के कपड़े नहीं है, और मतलब कहीं ना कहीं अकाल में, गरीबी में ये सब जी रहे हैं। तो ये बेकारी के दिनों के ही सबूत हैं, ये बच्चे इतनी ज्यादा संख्या में, इस पर भी बात हो रही है। ठीक है, लोग तरस खाकर उनको 2-4 जो है कपड़े पुराने लगते दे देते हैं, और वो कहते हैं कहीं ना कहीं इसी को आधार बनाकर जो ये राजनेता है, ये व्यवस्था है, वो क्या करती है, अपने लिए पसंद बुनती है। आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र आया, रोजगार देने और गरीबी दूर करने का सपना जो है दिखाकर चला गया, लेकिन वास्तव में उसने इसको पूरा नहीं किया। आज़ादी के बाद भी उसने उसको पूरा नहीं किया। व्यवस्था इसका उल्टा, बल्कि उल्टा क्या कर रही है, फायदा उठा रही है। उस और इस कविता के माध्यम से ध्यान दिलाया गया है। फिर आगे वो लिखते हैं कि लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो अशिक्षित बच्चे हैं वो क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अपराधी बनेंगे, डकैत बनेंगे, वो नशीले पदार्थों के नशे में लुप्त हो जाएंगे, तो वो भी क्या अपराध फूल रहे हैं। आगे कहते हैं कवि कि मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। यहाँ पे हंसता रहा का मतलब यह है कि जो ये शोषक वर्ग है, ये चालाक जो आदमी है, वो जनता को मूर्ख समझता है। उसे लगता है कि जनता मूर्ख है, और कहीं ना कहीं वो उसी का फायदा उठाता है, जनता को मूर्ख बनाए रखना चाहता है वो। फिर जल्दी से हाथ छिटाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। यानी कि वो क्या है, वो दल बदल भी करता है, और क्या है कि वो सवालों से बचना चाहते हैं, वो हाथ छुड़ा लेता है अपना। ठीक है, और जब जैसे चुनाव आते हैं तो जनता के घरों में जाके जनता के चौके उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। वहीं पे जब फिर सत्ता में आ जाता है तो उसके जनता के हित के लिए काम करने की बारी आती है, तो उसी जनता के माध्यम से, उसी के पैसों, उसी के टैक्स से वो अपनी ऐशो आराम पूरे करता है और जनता को मूर्ख बनाता है, और जो पुराने वादे किए हैं उसको पूरा नहीं करता है। सवाल पूछे जाने पर क्या है, उससे भागता है। फिर आगे है कि मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों छिड़कते हो, क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। पीठ देख सकते हैं, पीठ देखना जो वाला शब्द है, सच को यहाँ पे है कि सच की तरफ से मुंह फेर लेने वाली बात होती है। यानी लोग जो गरीब के गरीब रह गए, अमीर गरीब के बीच जो ये खाई बढ़ती गई है, उस और भी कभी यहाँ पे ध्यान खींचता है। और कहीं ना कहीं जो ये शोषक है, ये सत्ताधारी वर्ग है, उस सवालों से किस प्रकार बचता है, और कभी किस प्रकार तरह तरह के उससे वही प्रश्न पूछता है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। कभी जनता से पूछता है कि तुम्हारी जो ये बदहाली है, क्या मतलब क्यों नहीं हो रही है, मतलब जो ये बदहाली है दूर क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी वो सवाल खड़े करता है। और कहीं ना कहीं जनता स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने खुद इन्हें चुना है। और सहसा मैंने पाया कि कवि कहते हैं कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रही है, जिसे ना भूख मिट रही है, ना मौसम बदल रहा है।
यानी कि आखिर इतने सारे सवाल पूछने के बाद जो लेखक है वो स्वयं भी समझ गया है कि किस प्रकार आज़ादी मिलने के बाद भी और गांधी के नाम पर भी झूठे वादे जो किए गए थे वो सब धाराशायी हो गए हैं। और आज़ादी के बाद जो गरीबी हटाओ के नारे दिए गए थे इंदिरा की सरकार में आदि वो सब फालतू के छलावे थे, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, जिससे ना जनता की भूख मिटी है और जो ये अकाल की स्थिति है वो भी पूरी तरह बनी हो। क्योंकि इस जब शासन का इंदिरा का शासन का दौर चल रहा था उसमें एक ऐसा दौर आया था जब अकाल सी स्थिति आ गई थी। ठीक है, तो वो अकाल स्थिति भी नहीं बदली गई है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो बड़े बड़े अनाज के हमारे भंडार हैं उसमें राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों तक जो राशन पहुंचाई जानी थी वो भी नहीं हुआ। क्या हुआ कि गोदाम में रखे रखे अनाज सड़ गए और अनाज को प्रॉपर रखने की व्यवस्था भी ठीक ढंग से नहीं की गई। हाँ, और वहाँ गोदाम में बड़े बड़े अनाज सड़ गए और जो लोगों के घरों में अनाज पहुंचे ही नहीं। हालांकि अनाज थे लेकिन जिन तक पहुंचना था उन लोगों तक वो नहीं पहुंचे। इस और भी यहाँ पर जो कवि है वो ध्यान आकर्षित करता है। गरीब जो है उसकी गरीबी क्यों नहीं हट रही है उस पर ये कवि सवाल करता है। और कहीं ना कहीं गरीब जो है वो स्वयं भी सवाल नहीं कर रहा है, उसको उकसाता है कि तुम सवाल करो, तुम पूछो, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम इससे परेशान हो। लोग बिलबिला रहे हैं, पेड़ों को नंगा करते हुए पत्ते और छाल खा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लोग जो है अकाल से इतना ज्यादा ग्रसित है कि वो 2 जून की रोटी भी उन्हें नहीं मिल रही है। पत्ते और छाल खा रहे हैं मतलब उन्हें 2 जून की रोटी भी नहीं मिल रही है। और यहाँ पे है कि मर रहे हैं, दान कर रहे हैं। यानी कि क्या है, दिखावा हो रहा है। यहाँ पर मर रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए और वहीं पे दान पुण्य के नाम पर व्यर्थ में बहाया जा रहा है। जैसे शिवलिंग पे दूध बहाया जाता है और भी मतलब कई ऐसे होते हैं कार्य जिसमें जमीन पर अन्न डाल दिया जाता है और आखिरकार उसको कोई नहीं खाता और इधर उधर फेंका जाता है। जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। अकाल को सोहर, सोहर यानी कि उत्साह, यानी ये जो दुखद स्थिति है उसको भी उत्साह गीत की तरह गा रहे हैं। यहाँ पे व्यंग किया गया है ना। बात की जा रही है कि कितना जो राजनेता है जलसे जुलूसों में भाग ले रहे हैं वो किन के पैसे हैं, वो जनता के पैसे हैं, है ना। और झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उनसे कहा देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। यानी कि यहाँ पे कवि जनता को प्रश्न करने के लिए कहता है, उससे उत्साहित करता है। और विडंबना ये है कि जनता स्वयं प्रश्न नहीं कर रही है। सत्ता जो है सवालों को टाल देती है, टोक देती है, वो सवाल करने से रोकती है। अगर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं जिसका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। यानी कि जो सत्ता के नुमाइंदे हैं वो प्रश्न के जरिए बातचीत करता है। यानी कि वो क्या करता है, वो उस जो लेखक है वो प्रश्न कर रहा है तो उसको रोकता है और कहीं ना कहीं जो आवश्यक प्रश्न है उसके बजाय उसे विषय से भटकाता है। वह व्यक्ति इन सवालों को टाल कर दूसरी बात छेड़ देता है ना। जब महंगाई की बात आती है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे होते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको छोड़कर सांप्रदायिक दंगों भड़का दिया जाता है और लोगों के ध्यान उस ओर चला जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं और जो राजनेता है वो ऐसी चाल चलते हैं। आगे है कि बेशक यह ख्याल ही उसका हत्यारा है, यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। यानी कौन सा पानी है, आंखों के पानी की बात हो रही है। वह व्यक्ति कभी, और उसके बाद फिर वो कहते हैं मगर ये है कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते। यानी कि जो गरीब व्यक्ति है वो इतना अनजान, इतना मासूम है कि वो इनके असली चेहरे नहीं पहचान पा रहा है। धूमिल बताते हैं कि ये व्यक्ति, जैसे आगे की पंक्ति उसमें लिखा है, जो पूरी समुदाय से अपनी जो गिज्जा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाय से। यानी कि वो क्या करता है, धूमिल बताते हैं कि गाय का सत्ताधारी कैसे दुरुपयोग करता है, कैसे इस्तेमाल करता है, उस पर बात हो रही है। गाय के नाम पर हिंदू मुसलमान के सामुदायिक दंगे करवा दिए जाते हैं। ये जो वह व्यक्ति कभी गाय से तो कभी हाय से जवाब देता है। यहाँ पर ये बात कही गई है। फिर आगे वो लिखते हैं ये सब कैसे होता है, मैं उन्हें समझाता हूँ वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया, उसी उम्र की मेरे पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। यानी कि ये पंक्ति बताती है कि ये जो कैसे गरीब वर्ग है वो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है। गरीब वर्ग जो है कैसे अपनी उम्र से पहले ही समझदार बन जाता है, गरीब अच्छा है ना। और वहीं पर जो अमीर वर्ग है वो बूढ़ा होकर भी बूढ़ा नहीं दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता के पैसे हैं उसकी चमक उनके चेहरों पर दिख रही है ना। आगे है कि वे चुपचाप सुनते हैं, उसकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर परस्त हैं कि तटस्थ हैं। और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथ की जूजी है। यानी यहाँ पर कवि बताते हैं कि स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि वे संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा तक पहुंच गए हैं। यानी जो
एक जैसे एक गरीब को उसकी स्थिति देखकर उसके लिए कुछ अच्छा करने का मन करता है, और वहीं पर उससे भी उनको कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी कि संवेदनहीन हो चुके हैं अब ये पूरी तरह। जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और उसका भी इनको कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर अकाल की स्थिति पड़ रही है तो उसमें सुधार करना चाहिए, उनका कर्तव्य है, वो इसका भी कुछ नहीं कर रहे हैं। राजनेता क्या करते हैं, उन्हें एक बार राजनेता बन जाते हैं, भले उनका टाइम पीरियड 5 साल का खत्म हो जाए, अगली बार वो ना भी चुने जाए उसके बाद भी उन्हें क्या है, सरकारी पैसा मिलता है पेंशन के रूप में, जनता का पैसा वो खा रहे हैं। इस और ध्यान दिलाया गया है। और बताते हैं कि किसी पक्ष में खड़े ना होना, यानी तटस्थ है, यानी कि वो किसी भी पक्ष में हैं, नहीं खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यानी लोग इकट्ठा होते हैं पर सांप्रदायिक दंगों के लिए, किसी विकास के लिए नहीं, यानी उन्हें इनके अगेंस्ट विरोध करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन अब वो क्या है, बिल्कुल तटस्थ हो चुके हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा उन्हें, क्योंकि इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया पूरी तरह। आगे है कि जब अकाल रहेगा तो सत्ता और शोषणवादी व्यवस्था बनी रहेगी। जैसी जनता जागरूक हो जाएगी और कहीं ना कहीं शोषक वर्ग जो है उनका भी खात्मा हो जाएगा, इसीलिए शोषक वर्ग चाहता है कि ऐसी स्थिति बनी रहे। अशिक्षित रहने की राजनीति, मतलब जो जनता है उसे अशिक्षित ही रहने देना चाहती है ये राजनीति, अशिक्षितों को अशिक्षित रखा जाए, ये हमारी जो सत्ता है और तंत्र है में बैठे लोगों की राजनीति है, ये रणनीति यही है, उनका यही मोटिव है। और जनता अगर धर्म के नाम पर लड़ेगी, अगर अशिक्षित रहेगी, तो जो ये उनको कैसे भी बरगला सकते हैं, और जो बरगला सकेंगे तो अकाल सदैव बना रहेगा। इस तंत्र के माध्यम से इस ओर ध्यान जो है धूमिल हमारा दिलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये कविता यहाँ पर खत्म होती है। बड़ी सी कविता थी और बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में इसको बताने का प्रयास किया गया है। ये कविता ऐसी है, इसको अच्छे से कर लेना। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है अकाल के बारे में बुक में, तो इसमें क्या है कि अकाल दर्शन कवि, जो कविता में कवि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के नाम पर चल रही शोषण का पर्दाफाश करता है। वह भूख के लिए व्यवस्था को जिम्मेदार मानता है। शासन तंत्र की वास्तविकता प्रत्यक्ष रूप में पकड़ में नहीं आती है। नए नए नारे गढ़कर शासन जो है को बरकरार रखने का प्रयत्न होता रहता है, यानी कि गरीबी हटाओ, इसे नारे दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ नारे गढ़े जाते हैं। कविता के अंत में कवि जिस मार्मिक प्रश्न को रखता है उससे शोषक और शोषित के बीच का अंतर जो है वो स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार वो बताता है कि कहीं ना कहीं ये गरीबी का ये असर है कि व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, उसकी चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है। वहीं पे जो शोषक वर्ग है उसके चेहरे पर अब भी चमक है, क्योंकि वो अपने हिस्से के साथ साथ दूसरों के हिस्से की भी रोटी खा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की कविता यहीं पे खत्म होती है। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।